हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय हर्ट। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एज अ चैप्टर सजेस्ट चैप्टर आपको क्या बोलता है कि जो आपकी इंडियन इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी थी, राइट। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि आपकी जो इंडियन इकोनॉमी थी बिफोर द इंडिपेंडेंस, ईव मतलब बिफोर, तो आपकी जो इंडियन इकोनॉमी थी या हमारी जो इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी। आप सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी पे किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी होगी? इतनी अच्छी नहीं थी, इसकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? हम सभी जानते हैं, इसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, हमारी जो कंट्री थी या इकोनॉमी थी वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी, इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं थी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज थी, बट फिर भी हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। सो यही सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि भाई क्या थे उस वक्त के हालात, राइट। वैसे तो इस बुक के अंदर, अगर आप बुक के अंदर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, एंड उसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपकी इंडियन इकोनॉमी का किया था कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉलोनी। क्योंकि वर्ड रिलेट करता है ना, कॉलोनियल, कॉलोनियल बना आपका कॉलोनी से। कॉलोनी क्या होती है? तो आप ऐसे समझिए कि भाई जैसे कि एक कंट्री है, ठीक है। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो आए इंडिया के अंदर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया के अंदर उस वक्त राजा महाराजा का रूल चलता था। तो उस उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया के अंदर आए, उन्होंने इंडिया के राजा महाराजाओं को क्या कर दिया, हटा दिया रास्ते से। नवाब, राजा महाराजा, सारे राजाओं को डिफीट कर दिया, एंड डिफीट कर कर अपना रूल यहाँ पर सेटअप कर लिया। और जब इन्होंने अपना रूल सेटअप कर, एक कंट्री का रूल हमारी कंट्री के ऊपर चल रहा, तो जो इंडिया थी वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन गई। सो और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना दिया। ठीक है, अब आप जैसे सब, अगर आप भी किसी कंट्री को जाओगे, किसी कंट्री के अंदर, वहां पर अगर अपना रूल सेटअप करोगे, तो वो जो कंट्री है वो इंडिया की कॉलोनी कहलाएगी। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर जाकर अपना पूरा रूल सेटअप कर लेती है, ठीक है, वहां उसी की रूल्स रेगुलेशन, उसी की हुकूमत चलती है, वो उसकी कॉलोनी कहलाती है। एंड उस वक्त ब्रिटिशर्स की हुकूमत चलने लगी इंडिया के ऊपर, तो इंडिया क्या बन गई? इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन गई। फिर कॉलोनी के बाद आता है कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया, उन कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया इंडिया कॉलोनी थी, और इंडिया को ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। आप सभी को पता है कि किस तरीके, कितना गंदे तरीके से उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया था। उनके एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नहीं छोड़ा, जो चाहते थे वो उगवाते थे। जो जो उनके फार्मर्स उगाएंगे उनकी इच्छा से उगाएंगे। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूँ तो जो वो चाहेंगे वो बनाएंगे। इंडिया को रॉ मटेरियल्स का हब बना दिया कि यहाँ से अपने रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे, एंड अपने फिनिश गुड्स यहाँ पर लाके डाल देते थे। ये सब कुछ उन्होंने किया, बहुत इतना, इतने हाई लेवल वाला एक्सप्लोटेशन किया। इसी वजह से कहते हैं कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश। कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया की जो कॉलोनी, जो इंडिया को कॉलोनी बनाया था, उसका बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन किया। अब देखते हैं कि किस किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लोटेशन किया। तो सबसे पहला आता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। कॉलोनियल कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू जमींदारी सिस्टम। जी हाँ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर को किस, उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स को एक्सप्लोइट किया। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लोइट किया। एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लोइट कर किया उन्होंने अपने जमींदारी सिस्टम से। अब जमींदारी सिस्टम के अंदर वो क्या करते थे, जमींदारी सिस्टम के अंदर उन्होंने जो उसके ओनर्स थे, राइट, जो वो लैंड था उसके जो ओनर थे उनको जमींदार बोल दिया। ठीक है, अब उनको जमींदार बोल दिया, तो जो लैंड था उसके जो ओनर्स थे वो उसके जमींदार कहलाए। अब वो जमींदार क्या करते थे, वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है किसको दे देते थे, वो एक फिक्स्ड अमाउंट उनकी गवर्नमेंट को पे कर देते। गवर्नमेंट कौन सी थी उस वक्त? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो जमींदार थे वो क्या करते, उनका काम सिर्फ इतना था कि जो उन्हें एक फिक्स अमाउंट जो गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में। ठीक है, दे पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में दे देते थे। एंड
सेकंड क्या करते थे वो कि जितना चाहे उतना पैसा जो है या फिर जितना चाहे उतना टैक्स वो टिलर्स से मांग सकते थे। टिलर्स कौन थे? फार्मर्स, जो एक्चुअली वहां पर कल्टीवेशन करते थे, वो वहां के फार्मर्स, उनको टिलर्स कहते थे। तो उन टिलर्स से जितना चाहे उतना वो मांग सकते थे। तो उससे हुआ क्या, जो आपके फार्मर्स, जो एक्चुअल फार्मर्स थे, उनके पास क्या, उनके पास तो कुछ भी नहीं बचता था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो वो टैक्स के रूप में दे देते थे, एंड टैक्स के रूप में दे देते थे, और बाकी जो बचता था 80% वो टैक्स दे देते थे, और बाकी जो बचता था वो इन्वेस्ट कर देते थे अपनी फार्मिंग के अंदर। अपनी फार्मिंग के अंदर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो फार्मिंग एक्टिविटीज को करने के लिए वहां पर इन्वेस्ट कर देते थे। उनके पास कुछ नहीं बचता था, वो फिर भी ऐसे ही अपने पॉवर्टी के अंदर जी रहे थे, और फिर वो ऐसे ही रह गए, मतलब उनके पास कोई, मतलब मिनिमम था सर्वाइवल के लिए, बहुत मिनिमम बचता था। एंड सेकंड साइड जो जमींदार थे, वो ब्रिटिशर्स के ही आदमी थे, तो वो क्या करते थे, वो ऐशो आराम से वो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके उनके पास बहुत कुछ बच सकता था। कैसे बचता था? थोड़ा बहुत टैक्स के रूप में दे दिया लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में, और बाकी जो बचा, बाकी तो उनकी लग्जरियस लाइफ के लिए है इन्वेस्टमेंट, तो वो लैंड के अंदर करते नहीं थे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उन्होंने आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया, जमींदारी सिस्टम लेके आए, जिससे आपके फार्मर्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा और उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ। ठीक है। पर एक चीज, अगर आपको हिंदी में पता हो ना कि एक्चुअली में स्टोरी इसी पता हो ना आपको कि क्या हुआ हो, देन आप एग्जाम में ना इजीली उनको अपने माइंड से सेट बना के लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये पॉइंट्स जो है वो आपको ऐसे समझा रही हूँ, वरना मैं चाहती तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी लिख सकती थी, बट अगर आपको कट टू कट पॉइंट्स याद रहेंगे ना कि हाँ एक्सप्लोटेशन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का जमींदारी सिस्टम के थ्रू, आप एकदम आपको याद आ जाएगा जमींदारी सिस्टम क्या है। आप उसके अंदर जमींदारी सिस्टम के अंदर लिख के आओगे, आप बुक के अंदर पढ़ोगे ना, उसके अंदर भी सिर्फ यही चीज दे रखी है कि जमींदारी सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या होता था। इसलिए मैंने आपके ये इस तरीके से पॉइंट्स लिख रखे हैं। मैंने सोचा थ्योरी तो बच्चे बुक से पढ़ ही लेते हैं, स्लाइड्स का कुछ तो फायदा होना चाहिए, यूट्यूब का यही तो फायदा होना चाहिए ना, इसीलिए। नेक्स्ट आता आपका कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मतलब उस वक्त क्या होता था कि इंडिया जो है ना, उसके पास एक हब था हैंडीक्राफ्ट्स का। मतलब इंडिया जो है उसके पास बहुत सारी अच्छी क्वालिटी भी थी, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के साथ इंडिया डील करती थी। ठीक है, ब्रिटिश रूल से पहले की बात है ये, जब ब्रिटिश रूल आया नहीं तो उससे पहले इंडिया जो है अपने हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत ज्यादा हब था, और एक बहुत अच्छी खासी वैरायटी थी, क्वालिटी भी इनके लिए जानी जाती थी, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी इंडिया की इन सब चीजों के लिए। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फॉरेन डिमांड थी उसको कम कर दिया। कैसे कम कर दिया भाई, इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे उन पर हैवी ड्यूटी लगा दी, उनके एक्सपोर्ट करने पर क्या लगा दी, हैवी ड्यूटी लगा दी। पहला काम क्या किया, हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स, एंड सेकंड काम क्या किया, जो ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे उनको ड्यूटी फ्री कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि जब इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं, उन पर हैवी ड्यूटी लगा दी, तो कहीं ना कहीं फॉरेन डिमांड कम हो गई, क्योंकि हम इतना एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा तो हम एक्सपोर्ट के टैक्सेस के रूप में दे रहे हैं ना, तो हमने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया, तो फॉरेन डिमांड कम हो गई, कम कर दिया इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर की ट्रेड आदि तो डिमांड कम कर दी। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या किया, जो ब्रिटिश रूल्स, जो ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे उनको क्या कर दिया, ब्रिटिश गुड्स को इंडियन मार्केट्स के अंदर ड्यूटी फ्री कर दिया। तो अब जब ब्रिटिश के जो गुड्स थे वो इंडियन मार्केट के अंदर आने लगे, ड्यूटी फ्री है तो रेज थी, मतलब बहुत सारे लॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स आने लगे इंडियन मार्केट्स के अंदर। अब खुद के तो उनके गुड्स चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई इंडिया के जो गुड्स थे ना वो थे एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि उनके अंदर होती थी क्वालिटी। ठीक है, इसी वजह से जो वो गुड्स थे वो थे एक्सपेंसिव, लेकिन ब्रिटिशर्स के गुड्स इतने एक्सपेंसिव थे नहीं, वो सस्ते से थे। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो चीप रेट्स वाले गुड्स थे उनको खरीदना स्टार्ट कर दिया। चीप रेट्स वाले कौन से थे, ब्रिटिशर्स वाले, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के गुड्स को ज्यादा से ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब उससे हुआ क्या, जो इंडियन इंडिया की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कहीं ना कहीं ठप होता चला गया। कैसे? क्योंकि उसके गुड्स की तो डिमांड ही नहीं हो रही थी, और उसके गुड्स खरीदे ही नहीं जा रहे थे। वैसे आप नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ोगे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर किस तरीके से उन्होंने गुड्स को इंडिया के मार्केट्स के अंदर लेके आए, और किस तरीके से एक्सप्लोटेशन किया गुड्स का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है कि जो ये तारीफ पॉलिसीज थी, तारीफ रेट्स जो थी, ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी लगा दी। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या है कि मतलब अपने तो फेवर में लगा दिए और इंडिया वालों के अगेंस्ट लगा दिए। कैसे? वही चीज थी कि जो इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स थे उनको एक्सपोर्ट, उनको ड्यूटी फ्री कर दिया। जो रॉ मटेरियल्स इंडिया के बाहर जाते थे ना ब्रिटेन में, उनको ड्यूटी फ्री कर दिया, ताकि उनकी इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती थी ना वो इजीली ले सके। भाई ज्यादा से ज्यादा देंगे फिर तो, अब कोई चीज ड्यूटी फ्री है तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो वही चीज उन्होंने किया कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू
ब्रिटेन, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स थे इंडिया के उनको ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए ड्यूटी फ्री कर दिया। सेकंड काम क्या किया, सेकंड काम वही किया, ब्रिटिश गुड्स की डिमांड को एक्सपेंड करने के लिए इंडियन मार्केट्स के अंदर उनको ब्रिटिश के जो फिनिश गुड्स थे उनको एक्सपोर्ट करना, सॉरी उनका जो इम्पोर्ट है वो ड्यूटी फ्री कर दिया। तो एक तरीके से किया क्या इन्होंने, इंडिया जो है वो इम्पोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का और एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल्स का, कर दिया ना एक्सप्लॉइट। वही काम इन्होंने किया कि इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ इन ब्रिटिश फिनिश गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, जो क्योंकि यही दो चीजें थी जो ड्यूटी फ्री थी, अदरवाइज टैक्स लगा रखे थे इन्होंने। और जब इंडियन मार्केट्स के अंदर ब्रिटिश गुड्स आने लगे चीप रेट्स पर तो लोगों ने उनको सबसे ज्यादा प्रेफर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन तीनों सेक्टर्स को उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया। वैसे मैं ज्यादा ज्यादा लंबी रखूंगी नहीं, वीडियो शॉर्ट ही रखूंगी, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले अब हमने देखा ना इंडियन इकोनॉमी हमारी कैसी थी। अब इतना तो हमें समझ में आएगा कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो कैसी होगी हमारी इकोनॉमी, स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट का मतलब क्या है, स्टेगनेंट का मतलब है नो ग्रोथ। स्टेगनेंट मीन्स नो ग्रोथ, या फिर अगर ग्रो हो भी रही है ना बहुत कम। तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो कैसी हो गई थी, एक स्टेगनेंट इकोनॉमी बन गई। इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली स्टेगनेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी स्टेगनेंट इकोनॉमी वेयर देयर इज अ पोजीशन ऑफ नो ग्रोथ और लिटिल ग्रोथ, जहां पर अगर ग्रोथ होती भी थी ना तो बहुत 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 लिटिल होती थी, 1% 2%, या फिर होती ही नहीं थी। और इसी स्टेगनेशन की वजह से क्या हुआ, हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहने लगी, वो मतलब कहानी वो पोवर्टी के अंदर रहने लगी। पोवर्टी के अंदर रहने लगी तो जो स्टैंडर्ड था लोगों का, स्टैंडर्ड लिविंग जो था वो उतना ज्यादा इंप्रूव हुआ नहीं, और लोग जो है रूरल में रहने लगे और हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड नहीं हो पाई और वो एक रुक गई, मतलब उसकी ग्रोथ ही रुक गई। इतने सारे चीजें हुई उनके कारण ये ग्रोथ ही रुक गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर वेयर देयर इज पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, जहां पर कैपिटा इनकम आपकी बहुत कम होती है। जी हाँ, उस वक्त यही हुआ आपकी इकोनॉमी के साथ। आपकी जो इकोनॉमी थी वहां पर, क्योंकि आपने देखा ना कि स्टेगनेंट हो गई, ग्रोथ नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम कैसे होगी जब ग्रोथ ही नहीं है। इसी वजह से आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत लो हो गई। और उसके लो होने से क्या हुआ, अब लोगों के पास इनकम ही नहीं है, वो दो वक्त का खाना भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा था अच्छे से, ठीक है। उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, शेल्टर नहीं है। इन सारी चीजों की वजह से आपकी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी बनती चली गई, मतलब पीछे पीछे हटती चली गई वो इकोनॉमी। बैकवर्डनेस भी आपकी दोनों स्टेट में है, एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्रियल भी है। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस कैसे है, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस ऐसे है क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर आपकी वैसे मोस्टली 70-80% जो पॉपुलेशन है वो आपकी कहाँ वर्क करती है, वो आपकी एग्रीकल्चर के अंदर वर्क करती है। ये देखो 70-80%, लेकिन फिर भी वो आपकी जीडीपी को सिर्फ और सिर्फ 50% ही दे पाते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, लोग जो है वो किस पर डिपेंड रहते थे, सीजनल फैक्टर्स थे, मतलब रेन पर डिपेंड रहते थे मोस्टली, ठीक है। इतनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज दी नहीं थी उन्होंने, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग क्या था कि भाई लोग जो है वो मतलब वही अभी बोला कि एग्रीकल्चर को कैसे एक्सप्लॉइट करते थे, तो लोगों के पास कहाँ से आएगा इतना पैसा कि वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करे। तो बैकवर्डनेस से एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी हो नहीं पाती थी, और इतने अच्छे खासे टूल्स भी नहीं थे, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना डेवलप नहीं हो पा रहा था। और अब जब एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा, हमने देखा कि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, 70-80% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, मायने रखती है ये चीज। और अब 70-80% अगर आपकी वही, चलो हमने माना कि वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस ना होती, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर आपका ग्रो करता तो आपकी इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो करती। क्यों करती, क्योंकि भाई 80% पॉपुलेशन आपकी वहां एंगेज्ड है, कितना इफेक्ट करती है चीजें। अब बैकवर्डनेस है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर तो इफेक्ट डलेगा ही डलेगा, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के अंदर भी वही चीजें थी कि भाई आपकी जो हैवी हैवी इंडस्ट्रीज थी वो थी नहीं, ठीक है। और आपकी जो मशीन्स थी उससे प्रोडक्शन तो होता ही नहीं था, सारा प्रोडक्शन मोस्टली लेबर से होता था। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी ना कॉटन वगैरह की, या जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको तो उन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया था। अपना जो राज लेके आए थे ना, उस राज के अंदर बहुत सारे जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है उनको खत्म कर दिया। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो इंडियन इकोनॉमी थी ना उस वक्त, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो कैपिटल गुड्स जो ब्रिटेन से इंपोर्ट होते थे उन पर डिपेंड करती थी।
ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो जो उसकी कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट थी, मतलब जो हैवी हैवी गुड्स थे, उनकी रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरी होती थी? बाहर से, ब्रिटेन से। जैसे कि कैपिटल गुड्स, जैसे कि आपके यही हो गए, आपके मेडिसिन हो गई, केरोसिन ऑयल हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे आपके गुड्स हैं जो आपकी मशीन्स के लिए जरूरत होती है, ठीक है, वो सारे के सारे आपके बाहर से ही आते थे। नेक्स्ट आता है आपका रामपंथ पॉवर्टी। रामपंथ मतलब बहुत हद से ज्यादा, एक एक्सट्रीम लेवल की पॉवर्टी थी उस वक्त। पॉवर्टी हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितनी ज्यादा पॉवर्टी थी। क्यों क्यों थी पॉवर्टी? क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं थी, लोगों के पास खाने के लिए, पहनने के लिए, घर के लिए पैसे नहीं थे। इसी वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। लोगों के पास दो वक्त का खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। दो वक्त का खाना उन्हें बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा था, इतनी ज्यादा पॉवर्टी थी उस वक्त। तो देयर इज अ rampant poverty at that time because people were not getting 2 square meals a day. नेक्स्ट इज योर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत 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 बेकार थी उस वक्त। ना तो ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा था, ना आपकी पावर जनरेशन इतनी अच्छे से हो रही थी, ना कम्युनिकेशन फैसिलिटीज थी। तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बहुत बेकार था। उनके देश में तो अच्छा खासा था, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं था। बट एक चीज उन्होंने अच्छी भी की थी कि इंडिया के अंदर रेलवे सिस्टम को सेटअप किया था उन्होंने। वो एक अच्छी चीज, वैसे आप चैप्टर के लास्ट में पढ़ोगे कि उन्होंने क्या क्या अच्छा किया। ऐसी बात नहीं है कि कुछ चीजें उन्होंने, एक आधी चीजें अच्छी भी कर दी थी, बाय इत्तेफाक कर दी होंगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट पर एक अच्छा खासा डिपेंड थी इंडियन कंट्री। कैसे डिपेंड थी? क्योंकि भी हमने पहले ऊपर पढ़ा कि जो कैपिटल गुड्स थे वो कहाँ से इंपोर्ट होते थे? ब्रिटेन से। तो इंडिया जो थी वो डिपेंड थी इम्पोर्ट्स पर। अगर इम्पोर्ट हो जाएगा तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, इम्पोर्ट हो जाएगा तो लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि आपके बहुत सारे जैसे आर्म्ड फोर्सेस थी ना कंट्री की, वो भी उस वक्त हमारे पास आर्म्ड के जो डिफेंस सिस्टम होता था ना, वो भी इतना स्ट्रांग नहीं था। तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी किस पर डिपेंड थी? हमारे इंपोर्ट्स पर डिपेंड थी। वो भी आपका ब्रिटेन से इंपोर्ट होता था, अब्रोड से इंपोर्ट होता था। ब्रिटेन से नहीं, मतलब अब्रोड से इंपोर्ट होता था, ठीक है। फॉरेन इंपोर्ट्स पर हम बहुत ज्यादा डिपेंड थे, ठीक है। और बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स थे, जैसे कि आपकी सिलाई करने की मशीन, सेविंग मशीन, केरोसिन ऑयल, बाईसाइकिल, और ये सारी चीजें जो थी ये सारी आपकी अब्रोड से इंपोर्ट होती थी। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपकी रूरल एरियाज में रहती थी। तो अर्बनाइजेशन एक बहुत ज्यादा लिमिटेड था, मतलब इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन था नहीं। और आप ये चीज जानते हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करेगी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करेगी तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। लेकिन पॉपुलेशन 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी, कहाँ रहती थी? रूरल एरियाज में। तो अर्बनाइजेशन तो था ही नहीं, ग्रोथ कैसे होगी? इसलिए ग्रोथ नहीं हो पाई। कॉलोनियल इकोनॉमी, कॉलोनियल इकोनॉमी आपको पता ही है कि ये जो थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी। तो इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स वैसे ही एक्सप्लॉइट करते थे। जब इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते थे, कैसे? उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तो खत्म ही कर दिया, डीके कर दिया उनकी, ठीक है, हैवी हैवी टैक्सेस लगाकर उनके इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म कर दिया। और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी खत्म, एक्सप्लॉइट कर रहे थे बहुत बुरी तरीके से। तो इतना एक्सप्लॉइटेशन के बाद जो एक इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? इतने इतने सारे एक्सप्लॉइटेशन के अंदर एक इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? ग्रो होने ही नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए हम लाइक ये हम आपका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी का वरना आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर आपका किस तरीके का था। ओवरव्यू दे देती हूँ। प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत कम थी। जमींदारी सिस्टम आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है। और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि जो आप, वो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वो कहने लगे कि भाई हम तो क्या, आप हम जो कहेंगे आप वो बनाओ। हम जो कहेंगे मतलब वो ऐसी चीजें ग्रो कराने लगे इंडियन से जो जो मतलब उनको इनकम प्रोवाइड करे। खाना खाना वाना चाहे हो ना हो, इंडियंस क्या ग्रो करते थे? वीट, बार्ले, राइस, ये सब। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नील की खेती करो, कॉटन उगाओ, ये सब कुछ उन्होंने करने के लिए कहा, जिससे कमर्शलाइजेशन होगा। कमर्शलाइजेशन मतलब उन्होंने तो एक बिजनेस बना दिया ना इसको, एग्रीकल्चर को, इस तरीके से। वैसे नेक्स्ट टाइम में अच्छे से डिस्कस करेंगे सारी चीजें। डिस्प्यूट्स आपके वही डिस्प्यूट्स होने लगे। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इतने ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।